मेरा नाम दर्श है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी देखी ही नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक हर एक चीज़ मुझे बिना मांगे मिली। बड़े बड़े होटल में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और बॉडीगार्ड्स का मेरे आगे पीछे घूमना, यही सब मेरी दुनिया थी। सब लोग मेरे नाम से पहले मेरे बैंक बैलेंस को जानते थे और मैं हमेशा से यही देखता आया था कि सब लोग मेरे सामने झुकते हैं। कॉलेज में भी मेरी पहचान सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जिसके पापा उस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी थे। प्रोफेसर तक मुझसे बात करते हुए अपनी आवाज़ को धीमा कर लेते थे। किसी ने मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, ना ही कोई मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत रखता था। पर उस दिन पहली बार किसी की झुकी हुई आंखों ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं कॉरिडोर से ही गुजर रहा था जब अचानक से मुझे क्लासरूम से बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम्हारे पास फीस भरने के पैसे ही नहीं थे तो तुमने एडमिशन लिया ही क्यों? पूरी क्लास बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी और सामने एक लड़की सर झुकाए हुए डरी सहमी खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के से कांप रहे थे और आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे कि वो रोना नहीं चाहती हो, पर उसके आंसू जबरदस्ती बाहर आने को तैयार थे। सर, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। उसने बहुत हल्की आवाज में जवाब दिया। ये कॉलेज है, कोई चैरिटी नहीं है जो तुम जब चाहो दे दो। प्रोफेसर ने गुस्से में फाइल बंद करते हुए उस लड़की को काटती नजरों से देखा। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरी महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लाखों रुपए की गाड़ियां होने के बाद भी मैंने कभी किसी की आवाज़ में इतनी बेबसी नहीं सुनी थी जितनी आज पहली बार उस लड़की की आवाज़ में सुन रहा था। वो लड़की फिर धीरे से अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगी और जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने पहली बार किसी लड़की की आंखों को इतनी करीब से देखा। जिन आंखों में थकावट थी, पर खुददारी हद से ज्यादा नजर आ रही थी। फिर वो मेरे पास से निकलकर सीधा कॉरिडोर के आखिरी कोने में चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खिड़की के पास खड़े होकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आसपास से गुजरते हुए लोग उसको बहुत गौर से देख रहे थे, पर किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। शायद कॉलेज में ऐसे सीन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आम थे, पर वो मेरे लिए बिल्कुल भी आम नहीं लग रहा था। मैं कुछ सेकंड वहीं पर खड़ा रहा, फिर बिना कुछ ज्यादा सोचे उसके पीछे चला गया। मैंने उसको हल्की सी आवाज में कहा, सुनो। मेरी आवाज़ सुनकर वे हल्का सा पलट गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ करीं, जैसे वो नहीं चाहती हो कि उसको कोई रोता हुआ देख ले। फिर बहुत घबराई हुई आवाज़ में उसने जवाब दिया, जी। फिर कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूं। मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं था जो किसी लड़की से बात करने के बहाने ढूंढते हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि उस लड़की से हमारी बात हो जाए, और ना ही मुझे किसी को दिलासा देना आता था। फिर मैंने उससे हल्की आवाज़ में पूछा कि तुम ठीक हो? तो उसने मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। पर उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ बता रही थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने पहली बार उसको बहुत ध्यान से देखा। बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। उसमें ना कोई दिखावट थी, ना किसी तरह का एटीट्यूड। उसके बैग की चैन तक टूटी हुई थी और हाथों में पुरानी किताबें, जिनको देखकर पता लग रहा था कि शायद वो उनको बहुत संभाल कर रखती थी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि फीस की वजह से इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एकदम से झिझक कर बोली, मैं मैनेज कर लूंगी। उसके जवाब में एक अजीब सी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो मेरे दिल में घर कर गई। ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे हमदर्दी चाहती है। फिर मैंने सर हिलाया, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता है, उसने सीधी मेरी तरफ देख कर कहा। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद पहली बार किसी ने मुझसे इतनी सीधी बात करी थी, वरना लोग तो अक्सर मुझे देखकर अपनी बातें तक बदल लेते थे। हर कोई एक जैसा नहीं होता, मैंने शांत आवाज में उससे कहा। वो कुछ देर के लिए मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली कि हो सकता है, पर मुझे आदत नहीं है किसी पर बोझ बनने की। इतना कहकर वो वहां से चली गई और मैं बस उसको जाते हुए देखता रह गया। मगर असल बात तो ये थी कि उस छोटी सी बातचीत के बाद भी मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर ही जा रहा था। किसी लड़की ने पहली बार मुझे मेरे नाम, मेरे पैसों या स्टेटस की वजह से नहीं देखा था। शायद इसीलिए वो बाकी सबसे अलग लग रही थी। उस लम्हे के बाद पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर ही जा रहा था। क्लास में बैठा हुआ होता तब भी, और घर पर लौटने के बाद भी। फिर एक दिन मैंने कॉलेज पोर्टल खुलवाया और उसके बारे में सब पता करवा लिया। उसका नाम अनाया था। पिछले 2 सेमेस्टर से वो स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम वर्क के सहारे ही पढ़ रही थी। इस बार उसके घर के हालात इतने खराब हो गए थे कि वो फीस जमा नहीं कर पाई। मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। मेरे लिए वो पैसे शायद कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, पर उसके लिए उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर और शायद उसका एक बड़ा सा सपना था।
अगली सुबह मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर चुपके से उसकी पूरी फीस क्लियर करवा दी। सिर्फ एक बात खास तौर पर कही कि उसको पता नहीं चलना चाहिए उसकी फीस किसने जमा की है। और फिर उन्होंने सर हिला दिया। मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं था, पर पता नहीं क्यों दिल फिर भी बहुत अजीब सा हो रहा था। उस दिन मैं कैंटीन में बैठा हुआ था जब अचानक से किसी ने मेरे सामने आकर धीमी आवाज़ में कहा, 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने ऊपर देखा तो वो अनाया थी। आज उसके चेहरे के ऊपर कल वाली घबराहट नहीं दिख रही थी, पर वो थोड़ी सी उलझी हुई लग रही थी। मैंने बिना कुछ बोले उठकर उसके साथ कॉरिडोर की तरफ चला गया। थोड़ी देर तक वो खामोश रही, जैसे कि वो बात करने के लिए शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा कि आपने मेरी फीस क्यों भरी है। मैं हल्का सा रुक गया। तो उसको आखिर पता चल ही गया था। किसने कहा कि मैंने तुम्हारी फीस भरी है? मैंने नॉर्मल बनने की कोशिश करी। उसने तुरंत जवाब दिया कि कॉलेज में सबको पता है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं दिख रहा था, बस एक सीधी सी बात थी। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कुछ पल उसको देखा। मैंने वही किया जिसकी ज़रूरत थी। तो वो बीच में मेरी बात काट कर बोली, मगर मैंने तो आपसे इस बारे में हेल्प नहीं मांगी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस पर मैंने शांत होकर उससे कहा, हाँ, तुमने हेल्प नहीं मांगी थी, पर ज़रूरी नहीं तुम जब हेल्प मांगो मैं तभी तुम्हारी हेल्प करूं। मेरा दिल किया और मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। तो वो थोड़ी देर तक खामोश हो गई। शायद उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। तो फिर मत समझो एहसान, मैंने फौरन जवाब दिया। कभी भी तुम्हारे पास इतना हो जाए किसी और की मदद कर सको तो तब किसी और की फीस भर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर भी उसने नज़रें नीचे करते हुए कहा कि थैंक यू। और पता नहीं क्यों उसके मुंह से निकला छोटा सा थैंक यू मुझे उन हज़ारों फॉर्मल तारीफ़ों से ज़्यादा वो शब्द अच्छा लगा जो लोग मेरे सामने अक्सर कहा करते थे। उस दिन के बाद से हमारी बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। अब कॉलेज में जब भी मेरे सामने अनाया दिखती तो वो पहले की तरह नज़र झुकाकर वहाँ से निकल नहीं जाती थी, बल्कि वो मुझसे हाय बोलती या बस देखकर स्माइल कर देती। और पता नहीं क्यों मुझे उसका वो छोटा सा चेंज बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर वो सीढ़ियों पर बैठी हुई नोट्स बना रही थी। बाकी स्टूडेंट भी अपने ग्रुप में बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे, पर वो हमेशा की तरह ही अकेली बैठी हुई अपनी कॉपीज में उलझी हुई थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो क्या? उसने ऊपर को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। हर किसी के पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है, तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं उसके पास बैठ गया। क्या मतलब? तो कुछ सेकंड के लिए वो कहीं पर खो गई। मतलब कुछ लोगों को पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करनी पड़ती है, ज़िंदगी बदलने के लिए करनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी बातों में खोने लगा। वो धीरे धीरे और बातें करती रही। उसकी हर एक बात में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ महसूस हो रहा था। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वैसे मैंने उससे पूछा तो वह सोचने लगी, जैसे सोच रही हो कि क्या बताना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसने धीमे से कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उसकी आवाज़ में मुझे दर्द साफ महसूस हो रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, मैं अपने ताया और ताई के साथ रहती हूँ। उसके चेहरे पर वो मजबूरी साफ दिखी जिसे वो हमेशा छुपाने की कोशिश करती रही थी। अच्छा, तो वो लोग तुम्हारा ध्यान रखते हैं? जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वो हल्की सी हंस दी, पर वो हंसी टूटी हुई थी। उन्होंने मुझे रहने की जगह दे रखी है, यही बड़ी बात है। ध्यान क्या खाक रखेंगे? मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? वो लोग ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारे साथ? तब उसने अपनी नज़रें कॉपी के ऊपर टिका दी। सबको हर चीज़ नहीं मिलती दर्श। कुछ देर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे। वो अपनी उंगलियों से नोटबुक का कोना मोड़ रही थी। शायद कुछ बातें वो कहना तो चाहती थी, पर आदत नहीं थी किसी से इतना ज़्यादा शेयर करने की। फिर उसने मुझे एक बात और बताई। ताई नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढूं। उनको तो लगता था लड़की जितनी जल्दी शादी कर ले उतना ही अच्छा होता है। और कॉलेज की फ़ीस, किताबें, हर चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो दर्द उसके लिए नया नहीं रहा हो, उसकी आदत पड़ चुकी है। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू चल रही है? मैंने उससे पूछा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक दिखाई दी, क्योंकि अगर मैंने भी हार मान ली तो मेरे पास बचेगा ही क्या। मैं बस उसको देखता रह गया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग ज़िंदगी में इसलिए भी मजबूत नहीं होते क्योंकि उनको दर्द नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि रोने का वक्त ही नहीं मिल पाया। और शायद इस लम्हे में उसको बस पसंद नहीं करने लगा, मैं उसकी फ़िक्र भी करने लगा था। और बस उस दिन के बाद से अनाया से बात करना तो मेरी आदत ही बन गई। हमारी बातचीत अभी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती थी, पर पहले जैसी अजनबियत अब ख़त्म हो चुकी थी।
कभी लाइब्रेरी के बाहर मिलते, कभी कैंटीन की लाइन में, तो कभी क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ मिनट के लिए हम बात कर लेते। और हर बार मुझे उसके बारे में कुछ नया पता चलता था। वो बहुत कम चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। कभी फ्री लेक्चर कैंसिल हो जाए तो उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान आ जाती। कभी कैंटीन वाले अंकल उसको एक्स्ट्रा सॉस दे दें तो वो दिल से थैंक यू बोलती। इतनी मुश्किलों के बाद भी उसके अंदर शिकायतें बहुत कम थीं। अगर कुछ था तो वो थी थकान, जो वो छुपा लेती थी। एक शाम कॉलेज थोड़ा देर से ख़त्म हुआ और मौसम भी ख़राब होने वाला था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो जा चुके थे और मैं पार्किंग की तरफ ही जा रहा था। तभी मैंने उसको गेट के बाहर खड़े हुए देखा। वो बार बार सड़क की तरफ देख रही थी और मैं उसके पास जाकर रुक गया। उससे पूछा कि क्या हुआ। वो बोली, कुछ नहीं, मुझे बस ऑटो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। उसने तुरंत सर हिला दिया, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। अरे तुम यहाँ पर इतनी देर से खड़ी हुई हो फिर भी मना कर रही हो। मैं छोड़ दूंगा ना, कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी सी हेजिटेट हो रही थी, शायद मना करना चाहती थी। पर बारिश की पहली बूंद गिरने लगी तो फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, पर रास्ते में छोड़ दीजिएगा, घर तक नहीं, वरना मेरी ताई आपको गलत समझेंगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हाँ भाई, बैठ जाओ, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा। मेरी इस बात पर वो खुलकर हंस दी। उस हंसी ने जाने क्यों पूरा दिन अच्छा कर दिया था। रास्ते भर वो लड़की खिड़की के बाहर देखती रही। मेरी गाड़ी और उसकी हंसी, सब कुछ शायद उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी, मगर दिखा ऐसे रही थी जैसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद मैंने उससे ऐसे ही कैजुअल सवाल पूछा, तुम पार्ट टाइम जॉब भी करती हो, है ना? तो उसने सर हिलाया, हाँ, शाम को एक कैफ़े में काम करती हूँ। इस पर मैंने कहा, तुम इतना सब मैनेज कैसे कर लेती हो? तब उसने सीधा जवाब दिया, बस करना पड़ता है। फिर कुछ सेकंड के बाद वो बोली, घर के खर्चे में भी थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है, वरना ताई बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। मैंने फ़ौरन से सवाल किया, तुम्हारी ताई तुमसे पैसे लेती हैं? तो वो हल्का सा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दर्द था। अगर मैं नहीं दूं तो फिर मेरे ऊपर इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि मैं वहां पर बोझ हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ स्टेयरिंग पर सख्त हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना शांत होकर अपनी तकलीफ किसी को कैसे बता सकता है। फिर उसने अचानक कहा कि बस आप यहीं पर रोक दीजिए। मैंने बाहर देखा तो सड़क काफ़ी छोटी थी और छोटे छोटे पुराने घर बने हुए थे। टूटी दीवारें और जगह जगह पानी भी भरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर रहती हो? उसको मेरे ख्याल से मेरा ये सवाल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने एकदम से अपनी नज़रें फेर ली और हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, इससे थोड़ा आगे। फिर वो गाड़ी से उतरने लगी और जाते हुए उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। आप बाकी लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हैं, आपका शुक्रिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्या मतलब? पता नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। आप बात करते हो तो सामने वाले को छोटा फील नहीं करवाते। इतना कहकर वो बारिश में भीगती हुई अपनी गली की तरफ चली गई और मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा हुआ उसको जाते हुए देखता रहा। उसको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल के अंदर कितनी जगह बना रही थी। उस दिन के बाद अगले 2 दिन तक भी अनाया कॉलेज नहीं आई। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, और दूसरे दिन भी उसकी सीट खाली रही तो मुझे पता नहीं बहुत बेचैनी होने लगी। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह अपनी क्लास को मिस कर ले। लाइब्रेरी भी खाली खाली सी लग रही थी और कैंटीन में भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तीसरे दिन आखिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से उसका करेक्ट एड्रेस निकलवाया और ख़ुद वहाँ पर पहुँच गया। मैंने उसकी गलियाँ तो देख ली थी, पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, इसीलिए मैंने उसका करेक्ट एड्रेस पता करवाया। मेरी गाड़ी उस छोटी सी गली के बाहर जाकर रुक गई। आसपास के लोग ऐसे देखने लगे जैसे वहाँ पर इतनी महंगी कार रोज़ नहीं आती हो। फिर मैं उस गली के अंदर गया और मुझे उसका घर दिखा। वो छोटा सा पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों का रंग भी अब उतर चुका था। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास ही लग रही थी और चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने रूखेपन से पूछा कि कौन। मैंने फ़ौरन कहा, मुझे अनाया से मिलना था। तो उन्होंने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। शायद मेरे कपड़े और गाड़ी से वो समझ गई थी कि मैं कौन सी दुनिया से आया हूँ और मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों मिलना है तुम्हें उससे। मैंने उन्हें जवाब दिया, हम साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं और वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनका चेहरा एकदम से बदल गया। अच्छा, तो तुम वही लड़के हो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर बोली, जिसके साथ वो घूम रही थी तुम वही हो ना? उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। इतने में अंदर से कुछ गिरने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मेरा ध्यान एकदम से उस तरफ गया और फिर मैंने उसको देखा। अनाया कमरे के कोने में खड़ी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे के पास हल्का सा निशान भी था जिसको दुपट्टे से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे अंदर कुछ ज़ोर से चुभ गया।
आपने उसको मारा है? मेरे मुंह से खुद निकला। तो क्या करती, उसकी आरती उतारती? उसकी ताई एकदम से चिल्लाई। 2 दिन में ही इसने अमीर लड़कों के साथ गाड़ियों में घूमना फिरना शुरू कर दिया है। ताई अब बस भी कर दीजिए। तभी अनाया ने धीरे से अपनी ताई को रोकते हुए कहा। फिर उन्होंने उसको इतनी जोर से डांटा कि वो सहम गई। तू चुप रहे, ज्यादा जुबान चलाई ना तो तेरी जुबान निकाल लूंगी। मेरा गुस्सा अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। आप गलत समझ रही हैं, मुझे सफाई मत दो। उन्होंने बीच में ही मुझे रोक दिया। तुम जैसे बड़े घर के लड़के बस गरीब लड़कियों के साथ टाइम पास ही करते हैं, पर बदनाम तो आखिर लड़की ही होती है ना, और लड़की के घर वाले। अब इसके आगे पीछे हमारे अलावा कोई नहीं है। इसकी बदनामी होगी तो जाहिर सी बात है हमारी ही बदनामी होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रहा, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि अनाया किस माहौल में रहती है। हर बात में शक करना, हर बात में ताना, और हर सांस पर एक रुकावट। मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि वो ठीक है या नहीं। मैंने खुद को शांत रखते हुए उनसे ये बात कही। अब देख लिया ना तुमने, उन्होंने दरवाजे को पकड़ते हुए कहा। अब दोबारा से यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसको कॉलेज जाने की ज़रूरत है। अब से ये कॉलेज नहीं जाएगी। मैंने तुरंत से अनाया की तरफ देखा। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे कि वो पहले ही हार मान चुकी हो। आप इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा रही हैं? क्योंकि मैं इसकी ताई हूँ। उनकी आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और मुझे पता है इसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। कल को लोग उंगली उठाएंगे तो तुम आओगे क्या इसका जवाब देने? उस वक्त पहली बार मुझे अपनी अमीरी बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि उस सामने खड़ी हुई लड़की को सिर्फ फीस की ज़रूरत नहीं थी, एक अच्छी ज़िंदगी की भी ज़रूरत थी। मैंने आखिरी बार अनाया को देखा, वो बहुत सहमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो मैंने पहली बार कॉलेज में देखी थी। और इस वक्त शायद मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहां से निकलने के बाद भी मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। बस बार बार अनाया का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी सूजी हुई आंखें, डरा हुआ चेहरा, और खामोशी जिसमें जाने कितना कुछ दबा हुआ था। मैंने वो सब महसूस किया। कुछ लोग सिर्फ गरीबी से नहीं, अपने ही घर के लोगों से टूट जाते हैं। फिर अगले दिन भी वो कॉलेज नहीं आई। मैं पूरे दिन परेशान होता रहा। लेक्चर सुनने में मन ही नहीं लग रहा था। आखिरी ब्रेक में मैंने उसको कॉल करने की कोशिश करी। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरी बार भी नहीं। पर रात को अचानक उसका मेरे पास मैसेज आया कि आप प्लीज़ अब मेरे घर मत आइएगा। मैं काफ़ी देर तक उस मैसेज को देखता रहा। फिर मैंने सिर्फ एक रिप्लाई किया कि तुम ठीक तो हो ना। कुछ मिनट के बाद उसका जवाब आया, हाँ। पर अब मैं उसकी हाँ भी पहचानने लगा था। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो सिर्फ मुझे तसल्ली दिला रही थी। अगले दिन शाम को मैं खुद उसके कैफ़े पहुंच गया, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो काउंटर के पीछे खड़ी हुई ऑर्डर्स पैक कर रही थी। मुझे देखकर वो एकदम से घबरा गई। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसे जवाब दिया, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो बोली, अगर ताई को पता चल गया तो? मैं बोला, अरे हर चीज़ से तुम इतना डरती क्यों हो? मेरे मुंह से फौरन ये बात निकल गई। वो कुछ देर के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब आखिरी सहारा है। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया। मैंने धीरे से पूछा कि उन्होंने तुम्हें बहुत मारा था क्या? इस पर उसने अपनी नज़रें फेर लीं और बोली, आप ये सब बातें छोड़ दीजिए। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा। उसकी कलाई पर हल्का नीला निशान था। मेरे अंदर फिर से वही गुस्सा भर गया। तुम ये सब सह क्यों रही हो? उसने जवाब दिया, मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? उसके अलावा? उस एक सवाल ने मुझे एकदम चुप कर दिया था। ये भी सच था, उसके पास ना तो माँ बाप थे, ना कोई अपना घर, ना कोई ऐसा इंसान जिसके पास जाकर वो खुलकर रो सके। मैं थोड़ी देर उसको देखता रहा, फिर धीरे से कहा, तुम्हें अकेले सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। तो उसने मेरी तरफ देखा। शायद मेरी आवाज़ में उसको हमदर्दी नहीं बल्कि सच्चाई महसूस हुई थी। आप इतना सब क्यों करते हैं मेरे लिए? उसने बहुत धीरे आवाज़ में पूछा। मैं कुछ देर के लिए जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अब यह सिर्फ हेल्प नहीं थी, मैं उसकी बहुत फिक्र करने लगा था। ज़रूरत से भी ज़्यादा। पता नहीं, मैंने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। मैं बस तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकता। वो मुझे देखती रही और नज़रें झुका लीं। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में किसी पर भरोसा करने की झलक भी दिखाई दी। उस रात कैफ़े बंद होने के बाद हम दोनों बाहर खड़े हुए थे। सड़क लगभग खाली हो गई थी और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं, और अनाया अपने दुपट्टे को बार बार ठीक कर रही थी, जैसे कि अंदर की बेचैनी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैं काफ़ी देर से उसको देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में शायद ही कोई ऐसा पल गया होगा जब वो मेरे दिमाग में नहीं आई हो। सुबह उठते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था, और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी उसका ख्याल मेरे दिमाग में रहता था। उसकी छोटी छोटी सी बातें और उसका खुद को संभाल कर रखना, हर दर्द को चुपचाप सह लेना, पता नहीं क्यों मुझे अंदर तक छू गया था। मैंने अचानक से कहा कि अनाया, एक बात पूछूं? वो मेरी तरफ देखने लगी। जी। मैंने कुछ सेकंड खुद को संभाला और कहा, तुम मुझसे शादी कर लो।
मेरी बात सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसको यकीन ही नहीं हुआ हो कि मैंने कहा क्या है। फिर वो एकदम बोली, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसको जवाब दिया, मैं सीरियस हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ये बात कही, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतना कि अब हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है और मैं बस तुम्हें इस सब से दूर ले जाना चाहता हूँ। वो लगातार मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और यकीन ना कर पाने वाली हैरानी भी। आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा है? मैंने उसको फ़ौरन से इस बात का जवाब दिया। अगर मुझे तरस होता ना तो मैं सिर्फ मदद करके यहाँ से निकल जाता, पर बात अब उससे बहुत आगे जा चुकी है। फिर वो कुछ नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे गुस्सा आता है। तुम रोती हो तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है और जब तुम हंसती हो ना तो पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया अनाया। मैंने सर झुकाते हुए उससे ये बात कही। मैं बस तुम्हें हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। वो एकदम अपनी नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। शायद वो खुद को संभाल रही थी। कुछ देर बाद उसने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, पर मेरी ताई कभी नहीं मानेंगी। फिर मैं थोड़ा सा उसके पास गया। मुझे तुम्हारी ताई से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। तुम बस मेरे साथ चलो यहाँ से, मैंने शांत आवाज़ में कहा। बाकी आगे क्या होगा वो मैं खुद संभाल लूँगा। उसकी सांसें जैसे एक पल को रुक गई हों। शायद पहली बार किसी ने उससे ये बात कही हो कि अब उसे अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अनाया लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, पर उस डर के पीछे एक उम्मीद भी थी, जिसको शायद वो खुद भी महसूस ही नहीं करना चाहती थी। इतना आसान नहीं है दर्श, ये सब कुछ, उसने हल्की आवाज़ में कहा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसको जवाब दिया, हाँ। तो मैंने कब कहा कि आसान होगा? पर मुश्किल होने का मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश भी ना करें। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ी सोचने लगी। फिर धीमी आवाज़ में बोली, आप नहीं जानते हैं मेरी ताई कैसी हैं। मैं फ़ौरन बोला, मैं सब देख चुका हूँ, तुम बस मेरा साथ दो। मेरे इतना कहते ही वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर वही थकान थी जो हमेशा रहती थी, जैसे ज़िंदगी ने उसको उसकी उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया हो। मुझे डर लगता है, उसने पहली बार खुलकर ये बात कही। अगर बाद में आपको लगे कि आपने गलत फैसला लिया है तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर मैं उसको देखता रहा। शायद इतने सालों में लोगों ने उसको इतना कम प्यार दिया था कि अब उसको यकीन ही नहीं होता था कि कोई सच में उसको चुन सकता है या नहीं। तो मैंने धीरे से उससे कहा, अनाया, मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ था। पैसा भी, नाम, लोग, शोहरत, सब कुछ, पर सुकून नहीं था। पता है वो मुझे कब मिला? तो वो मुझे चुपचाप देखती रही जब मुझे तुम मिली। उसकी आंखें फिर से भर आईं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मगर मैं सच कहूँ तो शायद तुमने मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी कर दी है। वो एकदम से दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे अपने आंसुओं को छुपाना चाहती हो। सड़क पर दूर कहीं गाड़ियां गुजर रही थीं और कैफ़े के बाहर की लाइट्स आधी पहले ही बंद हो चुकी थीं। फिर उसने बहुत धीरे से पूछा, अगर मैं आपके साथ चली गई? तो मैंने बिना सोचे जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दूंगा। उसके होंठ हल्के से कांप गए। शायद वो खुद को रोकते रोकते थक गई थी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसने मुश्किल से कहा। तो मैंने सर हिला दिया। जितना तुम्हें वक्त चाहिए उतना ले लो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। तो वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। ये उसकी ताई की कॉल थी। उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मुझे सुनाई दे रही थी। कहाँ पर मर गई है तू? अभी के अभी घर आ। टाइम देखा है तूने क्या हो रहा है? उसने जल्दी से फ़ोन नीचे कर लिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांपने लगी थीं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। वो एक पल के लिए चौंक गई, पर पीछे नहीं हटी। बस थोड़ा सा और सह लो, मैंने धीरे से कहा। फिर तुम्हें यह सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा। और उस वक्त पहली बार उसने अपने हाथ की पकड़ थोड़ी सी मजबूत कर ली थी, कि शायद उसको भी मेरे ऊपर यकीन हो गया हो कि मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। अगले दिन रात के वक्त मेरे पास अनाया का मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। मैं तुरंत उस जगह पर पहुंच गया, पर मैंने उसको आने के लिए कहा था। शहर से थोड़ा दूर एक शांत सा मंदिर था, जहाँ पर रात को ज़्यादा लोग नहीं होते थे। करीब 20 मिनट के बाद मैंने उसको आते हुए देखा और वो जल्दी जल्दी कदमों से मेरी तरफ आ रही थी। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसको खुद यकीन नहीं हो रहा हो कि वो सच में ये सब कुछ कर रही है। मैं उसके सामने जाकर रुक गया और उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? फिर उसने हल्का सा सर हिलाया। ताई सो गई थी और मैं चुपके से निकल आई हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से उसका बैग पकड़ लिया। अब तुम्हें वहाँ पर वापस कभी नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। उसके बाद मैं उसको लेकर सीधा अपने घर पर गया। घर में इतनी रात को मुझे किसी लड़की के साथ देखकर सब हैरान रह गए। माँ सबसे पहले हमारे पास आई और पूछा कि दर्श, ये लड़की कौन है?
तू अपने साथ किस लड़की को लेकर आया है? मैंने भी बिना घबराए अनाया का हाथ पकड़ा और साफ आवाज में कहा कि ये अनाया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पापा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें होश है कि तुम क्या बोल रहे हो? जी पापा, बिल्कुल मैं अपने होश में हूँ। तुम एक गरीब लड़की को ऐसे रात में घर पर ले आए हो और बोल रहे हो उससे शादी करना चाहते हो। इस पर मैंने भी सख्त आवाज में जवाब दिया कि पापा, ये गरीब जरूर है पर गलत लड़की नहीं है। अनाया डरकर एकदम चुप खड़ी हो गई और मेरे पीछे छुप गई। उसकी उंगलियां भी कांपने लगी थीं। फिर माँ ने धीरे से पूछा कि दर्श, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है आखिर शादी की बेटा? मैंने तो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी और अमीर घराने की लड़कियों को पसंद किया हुआ है। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, माँ, क्योंकि मैं अब इस लड़की को वापस उस जगह नहीं भेज सकता जहाँ इसको हर दिन बेइज्जत किया जाता है। और मुझे किसी अमीर घराने की लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैं इससे प्यार करता हूँ। इतना कहते ही कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पापा गुस्से में बोले कि हमारे स्टेटस का भी कुछ ख्याल कर ले बेटा। मैंने शांत पर साफ आवाज में कहा, पापा, अगर स्टेटस इंसानियत से बड़ा हो जाए तो ऐसे स्टेटस का क्या मतलब? मैंने अपने घर वालों के सामने किसी बात के लिए इस तरह से खड़े होकर कभी जवाब नहीं दिया था। और वो जानते थे जब मैं किसी चीज़ का फैसला कर लेता हूँ तो पीछे भी नहीं हटता। इसी तरह अगले दिन मैंने शादी की तैयारी शुरू करवा दी। बहुत बड़ी या दिखावट वाली शादी नहीं, बस अपने लोग और मंदिर। अनाया अभी भी हर चीज़ को जैसे सपने की तरह ही देख रही थी। उसको शायद अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी सच में बदलने जा रही है। शाम को जब वो लाल कपड़ों में मंदिर के अंदर आई तो कुछ पल के लिए मेरी नज़र उसके ऊपर रुक गई थी। उसने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ था और ना भारी जेवर। फिर भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसको बस देखता ही रह गया। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मंदिर में हल्की घंटियों की आवाज़ गूंज गई और फिर वो पल आया जब मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा। अनाया की आंखें उसी वक्त भर गई थीं। शायद इसीलिए क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार कोई रिश्ता उसकी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी में अपना रहा था। फिर मैंने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा रोते हुए मुस्कुरा रही थी और उस पल मुझे सिर्फ एक बात महसूस हुई कि वो आज सच में किसी अपने के साथ खड़ी हुई थी। शादी के बाद अनाया इस घर में तो आ गई थी पर इस घर का हिस्सा वो अभी नहीं बन पाई थी। हमारा घर बहुत बड़ा था और लोग भी काफ़ी थे, मगर फिर भी वो हर वक्त खुद को अकेला ही महसूस करती क्योंकि वहाँ पर मौजूद लगभग हर इंसान की नज़रों में सिर्फ एक ही सवाल होता था, आखिर दर्श को इस लड़की में क्या मिल गया जो इससे शादी कर ली। सुबह जब वो पहली बार किचन में गई तो वहां पर पहले से ही माँ और मेरी चाची बैठी हुई थी। वहां पहुंचकर अनाया ने धीरे से पूछा कि क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद करूं? तो चाची ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान अपनेपन वाली नहीं थी। तुम रहने दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा किचन भी पहली बार देख रही होंगी। इस पर अनाया चुप हो गई। वो समझ गई थी कि बात सिर्फ किचन के लिए नहीं कही गई है। वो बिना कुछ बोले पीछे हट गई। उस वक्त ही मैं नीचे आया था। मैंने उसके चेहरे की उदासी एकदम नोटिस कर ली। क्या हुआ? मैंने अनाया से पूछा। कुछ भी नहीं, उसने हमेशा की तरह वही जवाब दिया। पर अब मैं उसकी कुछ नहीं भी समझने लगा था। मैंने सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और किचन के अंदर ले गया। माँ, अनाया इस घर की बहू है, कोई मेहमान नहीं है। मेरी इस बात पर पूरा किचन एकदम के लिए शांत हो गया। माँ ने थोड़ा संभल कर कहा कि हमने तो इसे कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने उसको इंसल्ट किया है माँ। मैंने शांत आवाज़ में जवाब दिया। अनाया धीरे से मेरा हाथ दबाने लगी, जैसे बात बढ़ने से रोक रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और बात वहीं पर ख़त्म कर दी। पर उस दिन के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दी थी। अनाया हर वक्त खुद को छोटा करके रखती। खाना खाते वक्त सबसे आखिर में बैठती, महंगे कपड़े पहनने में भी अनकंफर्टेबल फील करती और घर के नौकर तक उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लगते थे। ये सब मुझे अंदर से परेशान करता। एक रात वो बालकनी में अकेली बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर रुक गया। यहाँ पर तुम अकेले क्यों बैठी हो? तो वो बोली, बस ऐसे ही। मैं उसके पास बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने धीरे से कहा कि आपके घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ना? मैं कुछ पल चुप रहा क्योंकि मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। अभी उनको वक्त लगेगा अनाया, और मैं जानता हूँ तुम सबके दिल में जगह बना लोगी, मैंने धीरे से कहा। वो हल्का सा हंस गई। वक्त तो मुझे भी लग रहा है खुद को यहाँ का मानने के लिए। उसकी आवाज़ में दर्द था पर शिकायत बिल्कुल नहीं। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है अनाया, पर मैं नहीं चाहती अपनी वजह से आपके घर में परेशानियां पैदा हों। मैंने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम खुद को अकेला फील करो। उसकी आंखें मेरी तरफ उठ गईं। मैंने उसके माथे पर प्यार किया और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी पसंद हो, और दोनों में फ़र्क है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए, शायद इसलिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने सिर्फ ताने ही सुने थे
और पहली बार अब कोई उसको इतना यकीन से अपना कह रहा था। फिर धीरे धीरे घर में बातें बढ़ने लगी। कभी कोई उसके कपड़ों पर कमेंट करता, कभी उसके बैकग्राउंड पर हर बार मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन डाइनिंग टेबल पर चाची ने उसको ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग तो किस्मत लेकर पैदा होते हैं, वरना इतने बड़े घर की बहू बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अनाया का हाथ वहीं पर रुक गया। मैंने तभी पानी का गिलास नीचे रखा। और कुछ लोग दिल लेकर पैदा होते हैं चाची, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी इस बात से सब लोग शांत हो गए। अनाया ने मेरी तरफ देखा और उस वक्त उसकी आंखों में वही एहसास था जो शायद एक इंसान को अपना कहने पर होता है। इसी तरह हमारी शादी को करीब 1 महीना होने वाला था। वैसे तो सब कुछ हमें नॉर्मल ही दिखता था, पर घर के अंदर अभी अनाया को किसी ने ठीक से अपनाया नहीं था। मेरी माँ अक्सर चुप रहती, पर उनकी खामोशी में भी दूरी महसूस होती। और बाकी लोग तो मौका मिलते ही उसको एहसास दिला देते कि वो इस घर पर रहने वालों की तरह नहीं है। एक दिन दोपहर को माँ अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हमें उस लड़की के बारे में सब पता होना चाहिए, आखिर पता तो चले वो किस फैमिली से है। वो खुलकर अनाया का पास्ट जानना चाहती थी। 2 दिन बाद माँ को पता चल गया कि अनाया के माँ बाप नहीं हैं और वो अपनी ताई के साथ रहती थी। फिर एक शाम माँ और चाचा खुद अनाया की ताई से मिलने पहुंच गए। वही पुराना छोटा सा घर। दरवाज़ा खुलते ही उसकी ताई पहले तो घबरा गई। फिर जब उनको पता चला कि सामने दर्श की माँ खड़ी हुई हैं, तो उनका व्यवहार एकदम बदल गया। माँ अंदर जाकर बैठ गईं। कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद आखिर माँ ने उनसे सीधा सवाल किया, आपको पता था कि आपकी भतीजी हमारे बेटे के साथ भाग गई थी? ताई ने दुखी बनने की एक्टिंग करी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया बहन, हमने तो उसको बेटी की तरह पाला था, पर उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। माँ चुपचाप सब कुछ सुनती रही। पहले से ही लड़कों से बात करती थी क्या? चाची ने पूछा तो ताई ने मौका देखकर तुरंत बात को और बढ़ा दिया। आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं आप तो जानती ही हैं। हमने तो बहुत रोका था। असल में वो अच्छी तरह जानती थी कि जितनी गलत इमेज वो अनाया की बनाएंगी, उतना ही उसके घर में उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। कुछ देर के बाद माँ ने धीरे से कहा, दर्श उस लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हो गया है। उसकी वजह से वो हमसे भी दूर होता जा रहा है। ताई की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हमेशा से अनाया के लिए अपने दिल में जलन ही रखी थी, और अब ये बात कि वो इतने बड़े घर में खुश है, उनको अंदर ही अंदर जला रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसी लड़कियां बड़े घर देखकर जल्दी ही बदल जाती हैं। तो माँ ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्या मतलब अगर दर्श को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी तो खुद ही वो उससे दूर हो जाएगा। माँ पूरी तरह उनकी बातों में आ गई थी, मगर दर्श तो उसकी एक बात के खिलाफ भी नहीं जाता। वो एक शब्द भी नहीं सुनता। उन्होंने परेशानी से कहा। तो ताई कुछ पल सोचती रहीं, फिर बोली, अगर रिश्ते में शक आ जाए ना, तो प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर चाची ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या करना चाहती हो? तो ताई ने हल्का सा सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, बस इतना कि दर्श को ऐसा लगे जैसे अनाया वैसी नहीं है जैसा वो सोचता है। उस वक्त माँ के चेहरे पर भी संजीदगी आ गई। शायद वो अनाया को घर से निकालना तो नहीं चाहती थी, पर उसको अपने बेटे की ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी। और वहीं बैठकर उन लोगों ने एक ऐसा खेल सोचना शुरू कर दिया जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ अनाया थी। घर का माहौल अब कुछ बदलता हुआ सा महसूस होने लगा था, जैसे सबके अंदर कोई बात चल रही हो जो मुझसे छुपाई जा रही है। और उधर अनाया की ताई लगातार माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने घर वालों के मन में ये बात बैठा दी कि अनाया घर में जाकर बदल गई है और वो दर्श को उसके परिवार से दूर कर देगी। एक शाम को घर में पूजा रखी गई थी। रिश्तेदार भी आए हुए थे और अनाया सुबह से सबके लिए काम कर रही थी, कभी किचन का काम तो कभी डेकोरेशन, जबकि कोई भी उसको अप्रिशिएट तक नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उसको आराम करने को भी बोला, मगर वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर मना कर देती और कहती कि मुझे सबके दिल में जल्द से जल्द जगह बनानी है और सबके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। उसने धीरे से कहा था। शाम को माँ ने उसको ऊपर वाले स्टोर रूम में पूजा का सामान लाने के लिए भेज दिया और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नीचे हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। उसी वक्त मेरी चाची ने धीरे से माँ की तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली, तो कुछ सेकंड बाद ऊपर से अचानक जोर की आवाज़ आई और फिर अनाया की चीख सुनाई दी। मेरा दिल उसी पल जैसे रुक सा गया। मैं बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर पहुंचते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो सीढ़ियों के नीचे गिरी हुई थी। उसके सर के पास खून फैला हुआ था और वो दर्द से आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। अनाया, अनाया, क्या हुआ? मैं लगभग भागते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथ कांप रहे थे। दर्श, उसने मुश्किल से मेरा नाम लिया। मेरे हाथ पूरी तरह से कांपने लगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस इतना दिख रहा था कि मेरी अनाया दर्द में है।
मैंने तुरंत उसको अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे भाग कर गया। घर में सब लोग शॉक्ड होने का नाटक कर रहे थे, पर उस वक्त मुझे किसी का चेहरा तक नहीं देखना था। मैं उसको लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर तुरंत उसको अंदर लेकर गए और मैं बाहर खड़ा हुआ बस अपने हाथों पर लगे हुए उसके खून को ही देख रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना ज़्यादा डरा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनको हेड इंजरी हुई है। खून काफ़ी बह गया था, पर अभी वो खतरे से बाहर हैं। मेरी सांस इस वक्त वापस आई और दिल को चैन मिला, पर अगले ही पल डॉक्टर की बात ने सब कुछ बदल दिया। लगता है किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। ये सिर्फ पैर फिसलने से इतनी चोट नहीं आ सकती है। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा और धीरे धीरे मेरी नज़रें फिर पीछे खड़े हुए अपने घर वालों के ऊपर गईं। मेरी माँ नज़र झुकाए हुए खड़ी थी और चाची परेशान दिखने की एक्टिंग कर रही थी। उस वक्त मुझे सब समझ आ गया। मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि अगर उस वक्त कोई कुछ बोल देता तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं सीधा माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। माँ, अगर अनाया को कुछ हो जाता ना, मेरी आवाज़ गुस्से से तेज़ हो गई, तो मैं इस घर में किसी को भी माफ़ नहीं करता। माँ ने कुछ कहना चाहा, पर मैंने पहली बार उनको बीच में ही रोक दिया। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी आंखों में वो गुस्सा था जिसको देखकर सब डर गए, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटा नहीं था, मैं वो इंसान था जिसकी पत्नी को चोट पहुंचाई गई। और मैं ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होने देने वाला था। उस रात मैं अस्पताल के बाहर पूरी रात नहीं सोया और मेरी अनाया आईसीयू में थी। मैं बाहर बैठा हुआ बस एक ही बात सोच रहा था कि जिस लड़की ने इस घर में आते ही सबको अपना करने की कोशिश की थी, उसी को इस घर में सबसे ज़्यादा दर्द दिया गया। सुबह जब अनाया को होश आया तो मैं फ़ौरन से पास गया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा बहुत कमज़ोर दिख रहा था। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा कि दर्श, आप ठीक तो हैं ना? इतनी ख़राब हालत में भी उसको सिर्फ मेरी ही फिक्र थी। मेरी आंखें उसी वक्त भर गईं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। तो वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए। मगर इस बार मैं शांत नहीं रहने वाला था। अस्पताल से निकलते ही मैं सीधा घर गया। पूरा घर सन्नाटे से भरा था। शायद सबको समझ आ गया था कि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। मैंने हॉल में आते ही साफ आवाज़ में कहा कि आज सच सबके सामने आ जाएगा। माँ, चाची और बाकी लोग भी वहीं खड़े थे। मैंने सीधे चाची की तरफ देखा। स्टोर रूम की रेलिंग किसने ढीली की थी? उनके चेहरे का रंग इस वक्त उड़ गया। बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने गुस्से में टेबल पर वो सीसीटीवी स्क्रीनशॉट जो मैंने सुबह निकलवाए थे, उसमें साफ साफ ये बात दिख रही थी कि पूजा शुरू होने से पहले चाची और माँ ऊपर गई थीं। माँ की आंखों में डर आता रहा। हम उसको मारना नहीं चाहते थे बेटा। माँ की आवाज़ कांप गई। बस हम उसको डराना चाहते थे। मैं एकदम से चिल्ला गया, डराना? पर क्यों? अगर उसको कुछ हो जाता तो? घर में किसी की भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर माँ रोने लगी। बेटा, हमसे गलती हो गई है। चाची भी घबराकर कहने लगी, हमें लगा वो तुम्हें हमसे दूर कर देगी बेटा। मैंने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। जिस लड़की ने इस घर में आकर कभी किसी से ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की, तो तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर ली। इस वक्त पीछे से धीमी आवाज़ आई। अनाया धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ गई थी। डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसको देखकर माँ की आंखें शर्म से झुक गईं। अनाया अभी भी कमज़ोर लग रही थी। प्लीज़ आप लड़ाई मत कीजिए। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। इतना सब होने के बाद भी उसके दिल में नफ़रत बिल्कुल नहीं थी। और माँ अचानक उसके सामने आकर रोने लगी। माफ़ कर दो बेटी। अनाया घबरा गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि हमने तुम्हें कभी भी नहीं अपनाया, हमेशा गलत समझा, पर तुम सच में बहुत अच्छी हो। चाची भी शर्मिंदा होकर बोली, बेटी, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो हम खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा हुआ सब देख रहा था। फिर माँ ने भी उससे कहा, अगर तुम हमें माफ़ कर दो तो क्या हम तुम्हें अपनी बहू कह सकते हैं? उसी लम्हे उसकी आंखें भर आईं। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े से अपनापन देखा था। फिर उसने धीरे से सर हिला दिया और इस वक्त घर का माहौल जैसे बदल गया। पर एक इंसान अभी बाकी था, उसकी ताई। 2 दिन के बाद मैं खुद अनाया को लेकर उसके पुराने घर पर गया। दरवाज़ा खोलते ही ताई हमें देखकर चौंक गईं। इस बार वो पहली वाली डरी हुई अनाया नहीं थी और मैं भी चुप होने वाला बिल्कुल नहीं था। मैंने सीधे कहा कि जिस इंसान को आपने हमेशा बोझ समझा था, आज वही इस घर की इज्जत है। वो कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने आगे कहा, आपने उसको कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ ताने, दर्द और बेइज्जती दी, मगर फिर भी इसने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं उठाया। अनाया चुपचाप खड़ी हुई थी। ताई की आंखें धीरे धीरे झुकने लगीं। पहली बार उनको एहसास हुआ था कि जिस लड़की को वो कमजोरी समझती थी, वो भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। फिर अनाया थोड़ी देर उनको देखती रही, फिर बहुत हल्की आवाज में बोली, मैंने आपको हमेशा अपना ही माना था ताई। वो रोने लगी और मैं वहीं पर खड़ा हुआ बस अनाया को देख रहा था।
उस लड़की को जिसने दर्द सहकर भी अपने अंदर की अच्छाई कभी मरने नहीं दी। वक्त धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। जिस घर में कभी अनाया को अपनाने से मना किया जाता था, आज उसी घर की हर खुशी उससे शुरू होती है। माँ अब सुबह को सबसे पहले अनाया को आवाज़ देती है और उसके हाथ की चाय पिए बिना उनका दिन ही शुरू नहीं होता। चाची जो कभी उसको ताने देती थी, अब हर रिश्तेदार के सामने उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती। और अनाया वो आज भी वैसी ही थी, सिंपल, शांत और सबका ख्याल रखने वाली, सबसे प्यार करने वाली। बस फ़र्क इतना था कि अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब उनमें सुकून था। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी और सबसे ज़्यादा खुश शायद मैं ही था, क्योंकि जिस लड़की को मैंने पहली बार कॉलेज के कॉरिडोर में रोते हुए देखा था, आज वही मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन चुकी है। फिर कुछ सालों बाद हमारी ज़िंदगी में दो छोटी और खुशियाँ आ गईं, एक बेटा और एक बेटी। जिस दिन मैंने पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया, उस दिन अनाया मुझे देखकर रोने लगी थी। क्या हुआ, मैंने हंसते हुए पूछा, तो उसने बच्चों को देखते हुए धीरे से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना सब अच्छा भी होगा। मैंने उस वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ लोग आखिर में खुशियाँ डिजर्व करते हैं अनाया। आज हमारा घर पहले से भी ज़्यादा भरा भरा लगता है। सुबह बेटा पूरे घर में भागता फिरता है और फिर हमारी छोटी बेटी बिल्कुल अनाया की जैसी है, बहुत ज़्यादा प्यारी। माँ अब बच्चों के साथ घूमती रहती हैं और पापा जो कभी इस रिश्ते के खिलाफ हुआ करते थे, आज सबसे ज़्यादा अपने पोता पोती पर जान छिड़कते हैं। कभी कभी रात को बालकनी में बैठकर अनाया को अपने बच्चों के साथ हंसते हुए देखता हूँ और फिर मुझे वो पहली मुलाकात याद आ जाती है। कॉलेज का वही कॉरिडोर, वही झुकी हुई आंखें और फीस की वजह से डांट खाती हुई एक लड़की। तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। आज मैं अपनी अनाया के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, कभी कभी जिन लोगों को दुनिया सबसे कमज़ोर समझती है, वही आपकी ज़िंदगी को